नमस्कार, तहकीकात न्यूज में स्वागत है आपका और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। 17 करोड़ 20 लाख ये ब्रिटेन, स्पेन और इटली की कुल जमा आबादी है। भारत में दुनिया की किसी भी देश में मुसलमानों की तीसरी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है और हिंदुस्तान के मुसलमानों में जितनी विविधता देखने को मिलती है वो किसी और देश के मुसलमानों में नहीं दिखती। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले 1400 सालों में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खान पान, शायरी, संगीत, मोहब्बत और इबादत का साझा इतिहास बनाया और जिया है। इस्लामिक उम्मत दुनिया के सारे मुसलमानों को एक बताता है, यानी इसके मानने वाले सब एक हैं। लेकिन भारतीय मुसलमान जिस तरह आपस में बटे हुए हैं वो इस्लाम के इस बुनियादी उसूल को ही नाकारता है। हिंदुस्तान में मुसलमान सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदिया और ना जाने कितने फिरकों में बटे हुए हैं। यूँ तो मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से बार बार इनकार करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के मुसलमान भी हिंदुओं की तरह जात पात जैसे सामाजिक बंटवारे के शिकार हैं। उच्च जाति को अशराफ, मध्यम वर्ग को अजलाफ और समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले मुसलमानों को अर्जाल कहा जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमान भौगोलिक दूरियों के हिसाब से भी बटे हुए हैं और पूरे देश में इनकी आबादी बिखरी हुई है। सो हम देखते हैं कि तमिलनाडु के मुस्लिम तमिल बोलते हैं तो केरल में वो मलयालम, उत्तर भारत से लेकर हैदराबाद तक बहुत से मुसलमान उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो तेलुगु, भोजपुरी, गुजराती, मराठी और बंगाली ज़बानें भी अपनी रिहाइश के इलाकों के हिसाब से बोलते हैं और अपनी पैदाइश के वक्त ही खुद को इस्लामी घोषित कर चुके पाकिस्तान के मुस्लिम से ठीक उलट आम भारतीय मुसलमान बड़े गर्व के साथ एक लोकतांत्रिक देश में रहता है। भारत में सभी नागरिक संवैधानिक रूप से बराबर हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हालात बदल रहे हैं। इस सेल्फी युग ने जहां तस्वीरें हकीकत बयां करती हैं, अपनी भारी कीमत वसूली है। आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी विविधताओं वाली पहचान को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम एकता वाली तस्वीरें लगा रहे हैं। आज वो हिजाब, दाढ़ी, टोपी, नमाज, मदरसों और जिहाद वाली पहचान के करीब जा रहे हैं। ये मुसलमानों के एक जैसे होने की छवि हमें हर जगह दिखाई दे रही है। ये बदलता माहौल ऐसे नेताओं का काम आसान करता है जो तुलना की राजनीति करते हैं, जो कुछ खास बातों पर ही हमेशा जोर देते हैं। पूरी दुनिया में अतिराष्ट्रवादी दक्षिणपंथी आंदोलनों को भीड़ जुटाने और कामयाबी हासिल करने के लिए कोई दूसरा चाहिए होता है जिसके खिलाफ वो माहौल बना सके, लोगों को भड़काकर अपने पाले में ले सके। ऐतिहासिक रूप से ऐसे आंदोलनों की निशानी पर यहूदी, अश्वेत, जिप्सी और अप्रवासी रहे हैं। लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के उभार का नतीजा ये हुआ है कि मुसलमानों को अलग थलग किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नफरत के इस माहौल की जड़ें हिंदुस्तान में ही हैं। हमारे औपनिवेशिक इतिहास में ही मुसलमानों के प्रति नफरत की बुनियाद है। लेकिन आज जिस तरह पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रति डर और नफरत का माहौल बना है, उससे भारत में भी राष्ट्रवाद के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये एक नए दौर की जंग है। हालांकि भारतीय मुसलमानों की मुश्किलों की शुरुआत 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत से नहीं हुई थी, ये तो काफ़ी पहले से ही हो गई थी। भारत के तरक्की पसंद संवैधानिक वादों की चमक तो बहुत पहले ही फीकी पड़ने लगी थी। जाति धर्म के नाम पर समाज में दरारें खुले तौर पर दिखने लगी थी। ये दरारें समाज में पहले से ही थी। सच तो ये है कि जाति धर्म की ये दरारें हमारे सामाजिक डीएनए का ही हिस्सा है। पहले की सरकारें, खासतौर से कांग्रेस की, हमेशा से ही मुसलमानों के प्रति दया भाव तो दिखाती थी, मगर उनकी अनदेखी करती आई थी। पहले की सरकारें भी मुसलमानों से भेदभाव करती थी। ये पार्टियां और सरकारें मुसलमानों के वोट उन्हें बराबरी, इंसाफ और विकास देने के नाम पर नहीं मांगती थी, बल्कि मुसलमानों को हमेशा उनके मजहब के नाम पर भड़काया जाता था। फिर उन्हें ये पार्टियां ये भरोसा देकर वोट मांगती थी कि वो उनकी मजहबी पहचान की हिफाजत करेगी। इस दौरान मुस्लिम समाज का विकास ठप पड़ता गया। तालीम, नौकरी, सेहत और आधुनिकता के मोर्चों पर भारत के मुसलमान बाकी आबादी से पिछड़ते ही चले गए। साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने पहली बार भारत के मुसलमानों के हालात पर खतरे की घंटी बड़े जोर से बजाई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को लेकर चर्चा होने लगी। पहली बार मुसलमानों को सिर्फ धार्मिक सांस्कृतिक समूह के तौर पर देखने के बजाय उनके विकास को लेकर देखा गया। तस्वीर बेहद भयावह थी। 2001 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों में साक्षरता दर महज 59.1% थी।
ये भारत के किसी भी सामाजिक तबके में सबसे कम थी। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुस्लिम समुदाय की साक्षरता की दर 68.5 दर्ज की गई, मगर अब भी ये भारत के बाकी समुदायों के मुकाबले सबसे कम थी। 6 से 14 साल की उम्र वाले 25% मुसलमान बच्चों ने या तो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा या फिर वो शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ गए। देश के नामी कॉलेजों में केवल 2% मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेते हैं। मुसलमानों को नौकरियां भी कम मिलती है और प्रति व्यक्ति खर्च के राष्ट्रीय औसत में भी वो निचले पायदान पर हैं। आला दर्जे की सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की मौजूदगी ना के बराबर है। देश की कुल आबादी में मुसलमान 13.4% है, मगर प्रशासनिक सेवाओं में केवल 3%, विदेश सेवा में 1.8% और पुलिस सेवा में केवल 4% मुस्लिम अधिकारी हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तमाम सियासी वादे भी हुए, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को इस हद तक लागू किया गया और मुसलमानों के हालात में दरअसल कितना बदलाव आया, इसके अध्ययन के लिए 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कुंडू कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट में और भी बुरी खबरें सामने आई। कुंडू कमेटी ने पाया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से भारतीय मुसलमानों के जमीनी हालात में जरा भी बेहतरी नहीं आई थी। मुसलमानों में गरीबी पूरे देश की औसत से ज्यादा है। मुस्लिम समाज की आमदनी, खर्च और खपत की बात करें तो वो दलितों, आदिवासियों के बाद नीचे से तीसरे नंबर पर है। सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर हिस्सेदारी का आंकड़ा मोदी सरकार ने देने से मना कर दिया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सरकारी नौकरियों में कितने मुसलमान हैं। लेकिन कुंडू कमेटी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद 4% से ज्यादा नहीं है। वहीं 2014 के आम चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही थी। मुस्लिम समाज के विकास और सुरक्षा को लेकर कुंडू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा वो भविष्यवाणी जैसा ही साबित हुआ था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में लिखा था, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का विकास उनकी सुरक्षा की बुनियाद पर होना चाहिए। हमें उन्हें यकीन दिलाने के लिए उस राष्ट्रीय राजनीतिक वादे पर अमल करना चाहिए जो बनावटी ध्रुवीकरण को खत्म करने की बात करता है। 2014 में सरकार बदलने के बाद से देश का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। आज मुसलमानों की बात होती है तो उनके बच्चों के स्कूल छोड़ने से लेकर आमदनी घटने की फिक्र का जिक्र नहीं होता, बल्कि आज उनकी जान और आज़ादी की हिफाजत और उनके लिए इंसाफ मांगने की बात होती है। 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अपराधों की कई घटनाएं सामने आई हैं। मुसलमानों को पीटकर मार डालने, ऐसी घटनाओं की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रचारित करने और इस पर पूरी बेशर्मी पे जीत की खुशी मनाने की घटनाएं बढ़ी हैं। लोगों पर बसों, ट्रेनों और हाईवे पर इसलिए हमले हुए क्योंकि वो मुसलमान थे या मुसलमानों जैसे दिखते थे। लोगों को इसलिए मारा पीटा गया कि कुछ लोगों को ये शक हो गया कि वो गाय का मांस ले जा रहे थे। इसी तरह कानूनी तरीके से कारोबार के लिए जानवरों के मेलों से गाय खरीद कर ले जा रहे लोगों से मारपीट की गई, जबकि कृषि प्रधान देश भारत में जानवरों का कारोबार बेहद अहम है। ये भीड़ का निजाम है, कानून का नहीं। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं का आम हो जाना और सरकार का पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर लेना नई बात है। पहले जो घटना इक्का दुक्का हुआ करती थी वो अब रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। लोगों के बीच ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान नौजवान उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं जिसके तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उन्हें मुसलमान बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शरीक किया जा रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी इसे लव जिहाद कहते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों ने युवा जोड़ों पर खुलेआम हमले किए हैं और मुस्लिम मर्दों से शादी करने वाली हिंदू लड़कियों के खिलाफ ये कहकर केस दर्ज करा दिए हैं कि इन महिलाओं को कथित तौर पर जिहादी फैक्ट्री ने बहला फुसला दिया है। मुसलमानों के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की नफरत भरी बयानबाजी आम बात हो गई है। अब ऐसे बयानों से ना तो झटका लगता है और ना ही ये चौंकते हैं। राजस्थान के एक विधायक ने ये तक कह दिया था कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो भारत को हिंदुओं से छीन ले। अब इस विधायक की मांग है कि मुस्लिम परिवार के ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी जाए। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ सारे विकल्प खुले हुए हैं। इतिहास की किताबें नए सिरे से लिखी जा रही हैं, सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इतिहास की खुली लूट सी मची है। बादशाह अच्छे थे या बुरे, इसका फैसला इस बात पर हो रहा है कि वो मुसलमान थे या हिंदू। मुसलमान नौकरी मांगे, इंसाफ मांगे, मॉल में जाए, ट्रेन से सफर करे, इंटरनेट पर चैटिंग करे या अपने मुसलमान होने की खुली नुमाइश करे। मुसलमानों का अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करना भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो सकते हैं, भीड़ उन पर हमला कर सकती है। एक जवाब यह है कि भारतीय समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। भारत के सबसे अमीर 1% लोगों का देश की 58% संपत्ति पर कब्जा है।
आज भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी तलाश रहे हैं। मई 2018 में इम्तिहान के नतीजे आने के बाद बेरोजगारों की एक और खेप बाजार में है। ऐसे बुरे माहौल में जब आर्थिक तरक्की की उम्मीद कम दिखती है तो दूसरों से नफरत करके और उन पर हमला करके ही लोगों को खुशी मिलती है। ये एहसास तब और बेहतर हो जाता है जब मौजूदा निजाम में हमलावरों को खुली छूट दे रखी हो। ऐसे हमलों को तो हिंदुत्ववादी विचारधारा भी बढ़ावा देती है। मौजूदा सरकार भी उसी हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानती है। भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे तगड़ा झटका राजनीतिक तौर पर उनके वोटों की अहमियत का खत्म हो जाना है। 2014 में बीजेपी एक भी मुस्लिम सांसद के बगैर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को बहुमत मिला हो और उसका एक भी मुस्लिम लोकसभा सांसद ना हो। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां फैसला बहुमत से होता हो, जहां अधिकारों के बंटवारे, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का राज और निष्पक्ष मीडिया की व्यवस्था ना हो, वहां अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। ये हालात बहुसंख्यकों की तानाशाही की तरफ ले जाते हैं। आज भी भारत का संविधान इस देश के नागरिकों का सबसे बड़ा रक्षक है, लेकिन एक प्रस्तावित कानून धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की संविधान की बुनियाद को कमजोर करने का काम कर सकता है। प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल 2016 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों और यहां तक ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव तो है, लेकिन इन देशों से आने वाले मुसलमान शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। माहौल में इतनी नफरत से लोगों की खींच बढ़ रही है, लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए मुख्यधारा की मौजूदा सियासत में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ ही आम भारतीय के जहन और दिल में भी बदलाव की जरूरत है। एक फलता फूलता अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक समाज सिर्फ गुजरे जमाने के भारत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भी जरूरी है। उम्मीद है कि ये बात समझकर हिंदुस्तान लंबे समय से चली आ रही अपनी खामोशी को तोड़ेगा। आज खबर में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारे चैनल तहकीकात न्यूज की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और खबरों को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।